भारत और नेपाल के संबंध सबसे ज़्यादा नज़दीकी संबंध रहे हैं। बॉर्डर खुले हुए हैं, लोग एक दूसरे देश में आ जा सकते हैं और एक दूसरे देश में व्यापार कर सकते हैं, निवास कर सकते हैं। तो ऐसे संबंध हमारे भूटान के अलावा और किसी भी पड़ोसी देश के साथ नहीं हैं। बहुत सारे हित हमारे आपस में एक साझे होते हैं। सिर्फ दो मुद्दों पर अगर हटा दिया जाए तो भारत और नेपाल के संबंधों में हमें बहुत ही कम ऐसे मुद्दे मिलेंगे जिसकी वजह से तनाव बने। एक तो चाइना फैक्टर और दूसरा जो है उसकी आंतरिक राजनीति, जिसका कि हमारी विदेश नीति पर भी या विदेशी संबंधों पर प्रभाव पड़ता है। तो ये बातें हम आज भारत और नेपाल के संबंधों को डिस्कस करेंगे और इन संबंधों को डिस्कस करते हुए हम निम्नलिखित मुद्दों पर, जो ये मुद्दे इश्यूज़ दिए गए हैं, इन इश्यूज़ पर हम चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहला है फ्रेंडशिप एंड पीस ट्रीटी, जो 1950 में साइन हुई थी। एक स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी, हालांकि अब डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हो चुकी है 2008 के बाद उसमें नेपाल में, लेकिन उससे पहले मोनार्की रही थी और बीच बीच में डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रगल होती रही थी। तो जब भी डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रगल होती तो भारत उसका समर्थन करता और जिसकी वजह से जो मोनार्क, जो किंग होता था, राजा होता था, वो नाराज़ होता था और इससे हमारे आपसी संबंधों पर बुरा प्रभाव पड़ता था। बॉर्डर डिस्प्यूट है, हालांकि 98% बॉर्डर बिल्कुल क्लियर है, कोई विवाद नहीं है। सिर्फ 2% दो एरिया काला पानी और सुस्ता जो हम देखेंगे, ये दो क्षेत्र ऐसे हैं जिनको दोनों क्षेत्र दोनों देश अपने अपने क्षेत्र बताते हैं। बस थोड़ा सा विवाद है और ज़्यादा विवाद बॉर्डर डिस्प्यूट पर नहीं है। रिवर वाटर मैनेजमेंट, एक नेचुरल ज्योग्राफिकल कंडीशन ऐसी है नेपाल की कि वहाँ पर जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाने की पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसको बहुत कम बनाया गया है। इसके अलावा बहुत सारी नदियाँ हमारी साझी हैं, तो उनके प्रबंधन को, उनके वाटर प्रबंधन को लेकर भी थोड़े बहुत विवाद होते रहते हैं। मिलिट्री रिलेशन है, इनको डिस्कस करेंगे कि हमारी मिलिट्री उनकी मिलिट्री से आपस में एक दूसरे को, भारत उनके मिलिट्री पर्सनस को, ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देता है। वहाँ के जनरल को यहाँ पर मानद उपाधि एज ए जनरल की दी जाती है राष्ट्रपति द्वारा और ज्वाइंट एक्सरसाइज की जाती है। तो बहुत सारे मुद्दे हैं जो आपस में संबंधों को बढ़ाते हैं। इसमें तनाव नहीं है, सहयोग के मुद्दे हैं ये। चाइना फैक्टर है, चाइना भारत के इन्फ्लुएंस को नेपाल में कम करने के लिए चाइना ने हमेशा प्रयास किया और इस प्रयास में बहुत हद तक सफल भी रहा है। खासकर मोनार्की के टाइम पर चाइना को डेमोक्रेसी से कोई लेना देना नहीं था, इसलिए उसने मोनार्क का हमेशा समर्थन किया, जिससे राजा का झुकाव खासकर किंग महिंद्रा के टाइम पर चाइना की तरफ बहुत ज़्यादा हो गया था। फिर डेमोक्रेसी आने के बाद एक पॉलिटिकल जो कम्युनिस्ट माओइस्ट पार्टी थी, उनको भी चाइना की तरफ से समर्थन मिला और एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स उन्होंने क्रिएट किए और उनको बहुत ज़्यादा प्रोपोगेट किया। तो चाइना फैक्टर पढ़ेंगे। मधेसी इशू, मधेसी जो तराई रीजन है, दो क्षेत्रों में यदि हम बांटे तो पहाड़ी और तराई रीजन, तो उसमें जो तराई रीजन है उसमें मधेसी जो जिनका रोटी बेटी का रिश्ता बहुत ज़्यादा यूरोप ना इसके उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ है, तो जब भी मधेशियों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है वहाँ की गवर्नमेंट द्वारा, तो हमारे सरकार द्वारा उस पर दबाव डाला जाता है, कई बार ब्लॉकेड भी किया गया, जिससे हमारे विदेशी संबंधों पर प्रभाव पड़ा है। ट्रेड एंड ट्रांजिट फैसिलिटी, ट्रांजिट फैसिलिटी यानी कि नेपाल एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, उसको अपने व्यापार के लिए ट्रांजिट फैसिलिटी चाहिए जो भारत उसको उपलब्ध करवाता है, ताकि वो किसी तीसरे देश के साथ समुद्री रास्ते से व्यापार कर सके। तो ये मुख्य इशू भारत और नेपाल के संबंधों में रहे, इनको थोड़ा थोड़ा डिटेल में अब डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है जो पीस फ्रेंडशिप और पीस ट्रीटी हुई थी 31 जुलाई 1950 को राणा रोलर का थोड़ा सा हम हिस्ट्री नेपाल की जान लेते हैं। नेपाल में वैसे किंगशिप रही है, जो राजशाही रही है, मोनार्की जिसको हम बोलते हैं, लेकिन 1951 से पहले और उससे और पहले तक राणा जो प्रधानमंत्री होते थे, जो एज ए पीएम वहाँ करते थे, जो वंशानुगत जो पद था, राजा की शक्तियाँ जो हैं वो लिमिटेड हो गई थी और राणा ही वास्तविक शक्तियों का इस्तेमाल करते जो प्रधानमंत्री के पद पर थे, जो वंशानुगत था।
लेकिन 1951 में आगे देखेंगे फिर त्रिभुवन ने वास्तविक शासक बना और राणाओं का शासन खत्म हो गया था। तो उस टाइम पर राणा रूलर थे जब ये संधि की गई। इसमें नॉन इंटरफेरेंस की बात की गई, एक दूसरे मामलों में, आंतरिक मामलों में इंटरफेयर नहीं करेंगे। नेपाल कंसल्ट करेगा भारत से यदि किसी दूसरे देश से हथियार खरीदता है। और एक महत्वपूर्ण प्रावधान नेशनल ट्रीटमेंट का था। नेशनल ट्रीटमेंट का मीनिंग ये था कि यदि हमारे सिटीजन्स नेपाल में जाते तो नेपाल अपने सिटीजन्स के साथ जो बिहेव करता है उसी तरह का बिहेव हमारे सिटीजन्स के साथ करेगा। उनको इक्वल प्रिविलेज देगा, इक्वल राइट्स देगा। राइट्स मतलब गवर्नमेंट में वोट डालने के ऐसे राइट्स नहीं, यानी कि व्यापार कर सकता है, कहीं पर निवास कर सकता है, कहीं पर घूम फिर सकता है, और जो सुविधा अपने नागरिकों को देता है नागरिकों को देगा। इसी तरह भारत नेपाल के नागरिकों को देगा। तो नेशनल ट्रीटमेंट का प्रावधान था एक दूसरे के नागरिकों के लिए। ओपन बॉर्डर है, कोई वीज़ा की आवश्यकता नहीं दूसरे देश में जाने के लिए। तो ये मुख्य प्रावधान उसमें थे। आर्टिकल 10 इसका कहता है यदि कभी ज़रूरत पड़े, इधर पार्टी चेंज की डिमांड कर सकते, उसको ज़रूरत पड़े जब भी डिमांड पड़े। और इसी के तहत 2014 में जो है एक एमिनेंट पर्सन्स ग्रुप बनाया गया है जो दोनों देशों के जिसमें रिप्रेजेंटेटिव हैं और इस ट्रीटी को रिव्यू करने के लिए। एक स्ट्रगल मैंने बताया था कि नेपाल की वैसे तो आंतरिक मुद्दा है कि वहाँ पर किस तरह की गवर्नमेंट हो, किस तरह के सिस्टम हो, पॉलिटिकल सिस्टम हो, इसमें हमारा इंटरफेयर करने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन भारत ने इंटरफेयर किया है, इंटरफेयर करता है और इससे जब भी होता है तो हमारे संबंधों पर बुरा प्रभाव पड़ा है। खासकर मोनार्क जब वहाँ पर थी और जब डेमोक्रेसी के लिए संघर्ष हुए, एक तो उसमें 1951 से 1959 तक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट रही और फिर दोबारा से मूवमेंट 1990 में चला और एक मूवमेंट फिर 2005 में चला, जो उसके बाद फिर कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो जब भी डेमोक्रेसी के लिए मूवमेंट वहाँ पर चले तो इंडियन गवर्नमेंट्स ने एक सहानुभूति रखी उनके साथ, जो आंदोलनकारी थे, जो डिमांड करते थे। और भारत के नेताओं के भी बयान कुछ ऐसे आते रहते थे जिससे मोनार्क को असहज महसूस होता था और इसीलिए उसने भारत को बैलेंस करने के लिए चाइना के साथ संपर्क बनाने शुरू कर दिए थे। खासकर जो किंग महेंद्रा के टाइम पर ये रहा था, क्योंकि इससे पहले जो था 1965 में कॉन्फ्लिक्ट चला था राणाज और किंग त्रिभुवन के बीच में। इंडियाज मीडिएशन का मतलब ये कि इंडिया ने त्रिभुवन की मदद की थी राजा की, और इंडिया के प्रभाव से, इंडिया के दबाव की वजह से जो है वो त्रिभुवन को दोबारा से सिंहासन पर बिठा कर और राणाओं का रूल जो था, जो प्रधानमंत्री के हाथ में ताकत होती थी, वो ख़त्म कर दी गई थी। लेकिन उसने फिर भारत के कहने से, भारत के प्रभाव से वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की स्थापना की थी, कॉन्स्टिट्यूशनल जो जनता के रिप्रेजेंटेटिव थे। लेकिन उसी दौरान फिर 1995 में त्रिभुवन के बाद किंग महेंद्रा ने राजा बना और उसका ज़्यादा डेमोक्रेसी की तरफ झुकाव नहीं था और उन्होंने 1959 में इलेक्शन जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए हुए, वो सिर्फ 9 महीने बाद ही उन्होंने उसको डेमोक्रेटिक सिस्टम को ख़त्म कर दिया था और वहाँ पर एक नया सिस्टम शुरू किया जिसको बोलते पार्टी लेस पंचायत सिस्टम। ये एक महत्वपूर्ण विशेषता रही जो 1990-91 तक चलती रही, 1991 तक जो चलती रही, जो 1959 में शुरू हो गई थी। इसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ को इलीगल बना दिया, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी, पंचायत का सिस्टम बना दिया, विलेज लेवल पर, जो है टाउन लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और फिर नेशनल लेवल पर, हर लेवल पर उसने पंचायत ही बना दी। और पंचायत का सिस्टम एक किस्म से मोनार्की की जो पावर थी वो सेंट्रलाइज रही, राजा के हाथ में ही रही। तो 19 हालांकि बीच में हमारा झुकाव, जो पहले हमें वहाँ डेमोक्रेसी के लिए ज़्यादा सपोर्ट करते थे, लेकिन जो जो हमारे चीन के साथ संबंध बिगड़ने शुरू हुए तो भारत ने अपनी विदेश नीति में थोड़ा सा बदलाव किया। भारत ने दबाव देना बंद कर दिया और भारत ने ये कहना शुरू कर दिया कि वहाँ पर गवर्नमेंट कैसी भी उसका आंतरिक मामला है, इसमें हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। 1962 के बाद जो पॉलिसी ऑफ पुटिंग प्रेशर थी वो भारत ने छोड़ दिया था अपने पॉलिटिक्स को, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को ध्यान में रखते हुए। 1990 में एक मूवमेंट मैंने बताया था चली थी, तो जिसकी वजह से किंग वीरेंद्रा को बाध्य किया गया कि डेमोक्रेटिक सिस्टम को एस्टाब्लिश किया और नेपाली कांग्रेस जो वहाँ पर एस्टाब्लिश हुई।
तो उसके बाद फिर चीन ने भी हालांकि अपनी पॉलिसी बदल दी थी, आगे देखें चीनी फैक्टर में। और उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी, जब डेमोक्रेटिक सिस्टम डेवलप होगा तो कम्युनिस्ट पार्टी अस्तित्व में आई, हालांकि पहले थी लेकिन ज़्यादा एक्टिव हुई, और इन कम्युनिस्ट पार्टी को चीन का समर्थन मिला, और इन्होंने चीन के समर्थन से और कुछ जो भारत का इंटरफेयर होता था नेपाली पॉलिटिक्स में, इंटरनल पॉलिटिक्स में, उन भावनाओं को भड़काया और ये कहा, एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स उन्होंने डेवलप किया और कहा भारत हमारे आंतरिक मामलों में इंटरफेयर करता है, भारत हमें ऊपर दबाव डालता है, या भारत हमको कब्जा करना चाहता है, कुछ ऐसी भावनाएं डाली गई और लोगों ने उन भावनाओं को भड़काया गया, लोगों की भावनाओं को, और जिस वजह से एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स बहुत पॉपुलर हुई, और इस वजह से ये जो पार्टी सत्ता में भी आई कई बार। किंग ज्ञानेंद्र ने जो चला था, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम एस्टेब्लिश किया गया था, किंग ज्ञानेंद्र ने उसको डिसॉल्व कर दिया पार्लियामेंट को अगेन। और किस बात को लेकर डिसॉल्व किया था, जो ये कम्युनिस्ट पार्टी थी, इन कम्युनिस्ट पार्टी ने एक हिंसक मूवमेंट शुरू कर दी थी, यानी कि ज़बरदस्ती सत्ता के आधार पर राजा को हटाना, शक्ति के आधार पर राजा को हटाने का एक आंदोलन और हिंसक आंदोलन, मार्क्सिस्ट मूवमेंट शुरू कर दी इन्होंने, माओइस्ट मूवमेंट शुरू कर दी। तो राजा ने कहा कि जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है उस आंदोलन को दबाने में सक्षम नहीं है, तो ये कहकर उसने खुद कि मैं खुद इसको, राजा खुद इसको दबाएगा या इसको जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स उनको ख़त्म करेगा, तो उसने पार्लियामेंट डिसॉल्व कर दिया और सेकंड टाइम पर एक आंदोलन फिर शुरू हुआ डेमोक्रेसी के लिए। और इसके अमेरिका ने जो है कुछ समय के लिए, इंडिया ने जो मिलिट्री एड भी नेपाल को बंद कर दी थी, ऑफिशियल सैंक्शन था, लेकिन फिर उसने ये लगा कि यदि उसको मिलिट्री एड नहीं मिलेगी तो फिर मार्क्सिस्ट हावी हो जाएंगे, और मार्क्सिस्ट भी भारत के लिए, भारत के हितों के लिए अच्छे नहीं थे अगर वो सरकार भी आती थी। तो उसने मार्क्सिस्ट के प्रभाव को रोकने के लिए हालांकि भारत ने दोबारा से ऐड शुरू कर दी थी, लेकिन फिर डेमोक्रेसी सिस्टम को जो है करने के लिए उसने जो पार्लियामेंट्री पार्टी थी, जिसमें नेपाली कांग्रेस मुख्य रूप से थी और जो मार्क्सिस्ट पार्टी ने, सभी ने मिलकर एक गुट बनाया, एक संधि की, और संधि के तहत ये था कि मिलकर आंदोलन लड़ेंगे। और उसके बाद फिर उसके दबाव में राजा ने जो है वो उनकी बात को मान लिया। 2006 में एक पीस अकॉर्ड साइन हुआ दोनों के बीच में, और उसके तहत एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाएगी और एक पहले इंटरिम गवर्नमेंट और फिर फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन जो इसमें कहा गया, और उसके बाद मोनार्की को जो है वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया था एक। और अब वहाँ पर नेपाल में जो है वो बिल्कुल एक रिपब्लिक बन चुका है, डेमोक्रेटिक भी है और रिपब्लिक भी है। तो ये अब उसमें है। और अब हमारे जो संबंध हैं विदेश नीति के मामले में यदि देखें, पहले तो हमारे संबंध इसलिए ख़राब रहते थे कि हम मोनार्की की बजाय डेमोक्रेटिक मूवमेंट का समर्थन करते थे। अब ऐसा यदि नेपाली कांग्रेस आती है सत्ता में तो हमारे संबंध बेहतर बनते हैं, और यदि ये मार्क्सिस्ट पार्टी या मार्क्सिस्ट नेता सत्ता में आते हैं तो उनका झुकाव निश्चित रूप से चीन की तरफ होता है और हमारे संबंधों में कुछ गिरावट आती है, यानी कि तनाव बढ़ता है। ये उसका स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी इशू थे जो भारत नेपाल के संबंधों को प्रभावित करते रहे थे। एक बॉर्डर इशू है, हालांकि बॉर्डर ओपन है, आ जा सकते हैं, नेपाल के नारे के आ जा सकते हैं, व्यापार एक दूसरे देश में कर सकते हैं। बॉर्डर जो है एक समस्या बॉर्डर की वजह से क्या, पहले तो एक ट्रीटी हुई थी सगौली की 1816 में, उसके आधार पर ही बॉर्डर निर्धारित किए गए थे अंग्रेजी सरकार द्वारा राणा रूलर्स के साथ जो थे। और उसमें इसमें समस्या क्या है बॉर्डर में समस्या क्या है, बॉर्डर जो डिसाइड किया गया है वो नदियों की वजह से किया गया है। यानी कि ये नदी है, जैसे वेस्टर्न सेक्टर में क्या है, महाकाली, इसको काली नदी भी बोलते हैं। भाई काली नदी के इधर का इलाका जो है नेपाल का, इधर का इलाका भारत का है। अब होता क्या है कि नदियाँ कई बार अपना बहाव बदल लेती हैं, ये टाइम के साथ होता रहता है। तो उसके बाद अब वो ज़मीन पर विवाद शुरू हो जाता है कि ये ज़मीन हमारी है कि इसकी है। तो दो क्षेत्रों पर कन्फ्लिक्ट है, ज़्यादा नहीं है, काला पानी और सुस्ता पर, जिसमें दोनों अपना अपना दावा करते हैं। और बाकी इसको बॉर्डर पिलर बनाए गए हैं, पूरे बॉर्डर को लेकर, और 98% बॉर्डर पर मैंने बताया था कोई विवाद है भी नहीं, सिर्फ थोड़े एक क्षेत्र पर। लेकिन इन पिलर्स की जो है
वो मेंटेनेंस नहीं की गई, या कई बार बाढ़ आने की नदियों की वजह से पिलर जो हो डैमेज हो गए हैं, और डैमेज होने की वजह से भी डिमार्केशन करने में फिर दोबारा दिक्कत आती है कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। हालांकि पहले इसको एक बार जो है बॉर्डर इशू में एक समस्या और आई थी कि जब चाइनाज़ की एग्रेसिव टैक्टिक्स बढ़ने लगी 1950 में, जब तिब्बत पर कब्जा करने के बाद 1955 के बाद हमारा सीमा विवाद चाइना से बढ़ने भी लगा, तो तिब्बत के कब्जा करने के बाद उस टाइम पर त्रिभुवन थे जिसका भारत के साथ अच्छे संबंध थे, जो राजा थे, तो उनकी सहमति से जो नॉर्थन बॉर्डर था, जो नेपाल का जो ये ऊपरी हिस्सा है, तो इस हिस्से में इंडियन मिलिट्री ने अपनी पोस्ट बनाई थी, 18 मिलिट्री आउटपोस्ट बनाई गई थी जहाँ पर इंडियन मिलिट्री जो है ऑब्जर्वेशन करती थी, रखती थी। लेकिन नेपाल में इसके खिलाफ जो है खासकर चाइना के भड़काने से इसके खिलाफ आवाज़ उठनी शुरू हुई। खासकर महिंद्रा के टाइम पर, किंग महिंद्रा के टाइम पर ये विवाद शुरू हुआ और उन्होंने डिमांड की कि भारतीय सेनाओं को वापस जाना चाहिए, पोस्ट छोड़ देनी चाहिए। तो उसके दबाव में या उनके कहने से फिर 1969 में 1969 में अपनी फौजें जो है वो चेक पोस्ट से सारी वापस बुला ली थी। अब जो बॉर्डर इशू था, बॉर्डर इशू में जो हमने पॉलिसी की बात की थी, बॉर्डर पॉलिसी की, उसमें दोबारा से उसको रिव्यू करने के लिए जॉइंट टेक्निकल लेवल बाउंड्री कमेटी बनाई गई, जिसने 182 स्ट्रिप मैप भी दिए भाई, इन मैप के आधार पर बाउंड्री डिमार्केट होनी चाहिए, लेकिन उनको भी दोनों देशों ने रेटिफाई नहीं किया है। एक बाउंड्रीज को ही डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए बाउंड्री वर्किंग ग्रुप भी बनाया गया है 2014 में, कालापन और सुस्ता इशू को रिजॉल्व करने के लिए ये भी अपना काम कर रहा है। एक बॉर्डर पर समस्या फेक करेंसी की, क्योंकि हमारा बॉर्डर जो है उनके साथ ओपन है, और ओपन बॉर्डर होने की वजह से उसका फ़ायदा दूसरे देश उठाते हैं। जैसे चीन का सामान नेपाल के माध्यम से हमारे देश में आ जाता है, फेक करेंसी पाकिस्तान, या जो है क्रिमिनल्स जो है क्रॉस बॉर्डर हम देखते हैं, यहाँ के जो क्रिमिनल्स बाहुबली वो नेपाल में छुप जाते हैं, नेपाल के यहाँ आ जाते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग की समस्या है, ड्रग्स नशे का व्यापार होता है, और इलीगल आर्म्स ट्रेड। ये ओपन बॉर्डर होने की वजह से हमारी समस्याएँ हैं। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इस बात की रिपोर्ट दी है कि ये खतरनाक है, इस पर निगरानी की जानी चाहिए, और इससे हमारे संबंधों पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। एक सिटीजनशिप एक्ट पास किया गया है। रोटी बेटी का रिश्ता बहुत ज़्यादा है, यानी कि वहाँ पर आपस में बॉर्डर के इस पार उस पार रिश्ते बहुत ज़्यादा होते हैं। और जो रिश्ते होते हैं, यहाँ की महिलाएं जब नेपाल में शादी करते तो पहले ऐसा था कि ऑटोमेटिकली जाते ही भारत की नागरिकता छोड़ते ही उनको वहाँ की सिटीजनशिप मिल जाती थी। लेकिन अब नेपाल के लोगों ने, नेपाल की सरकार ने इस बात पर थोड़ा डाउट करना शुरू किया। इससे तो यहाँ की डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी, और उन्होंने ये कहा कि अब जो महिलाएं शादी करके आएंगी नेपाल में, कम से कम 5 साल तक उनको इंतज़ार करना पड़ेगा, यानी कि रहना पड़ेगा, और उस दौरान वो बैंक अकाउंट नहीं खोल सकती या जॉब वगैरह नहीं कर सकती और सुविधाएँ नहीं मिलेंगी। उसके बाद उनको वहाँ की सिटीजनशिप मिलेगी। ये सब रिश्ता है, क्योंकि जो मैंने बताया था, जो तराई क्षेत्र है, तराई जो क्षेत्र है उसमें मधेसी रहते हैं, और वहीं पर रोटी बेटी रिश्ता ज़्यादा होता है। और नेपाल की जो पॉलिटिकल सिस्टम है या गवर्नमेंट है, अथॉरिटी है, उस पर कब्जा जो है वो पहाड़ी लोगों का है, तो वो इनके साथ इक्वल ट्रीटमेंट नहीं करते, ये भी विवाद रहता है। और कम्युनिस्ट पार्टीज़ ने जो इस बात को और भी भड़काया गया कि नेपाल को तो फिजी किया जा रहा है या उसको सिक्किम की तरह मर्ज किया जा रहा है, क्योंकि सिक्किम को 1974 में मर्ज कर दिया गया था। वो भी एक अलग स्टेट था, पहले प्रोटेक्टेड था और इंडिया का, लेकिन बाद में उसका मर्ज हो गया। तो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ने ये भय लोगों के अंदर उकसाया, ये भय बढ़ाया लोगों के अंदर, ये कह के कि जिस तरह सिक्किम का मिला लिया, जिस तरह फिजी में आज इंडियंस का ही कब्जा है, उसी तरह की डेमोग्राफी बदल गई। और यदि इंडिया का इंटरफेयर ज़्यादा बढ़ गया तो फिर नेपाल भी अलग देश नहीं रह पाएगा, और ऐसी भय की भावनाएं लोगों के अंदर भरी गई थी। रिवर वाटर है, रिवर वाटर मैंने कहा था कि बहुत सारी रिवर्स जो हैं वो बहती हैं। एक तो पानी को लेकर है, बांध बनाने को लेकर कुछ विवाद होते रहते हैं, और एक वहाँ पर जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है, मैंने बताया था कि नेपाल के अंदर 80,000 मेगावाट की कैपेसिटी है, पोटेंशियल है,
कि वो ये हाइड्रो प्रोजेक्ट लगा के इतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है, लेकिन उन्होंने अभी तक 800 मेगावाट तक की है। तो ये उसको ये भी बह है नेपाल को कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे तो उसका जो हो भारत को ही जाएगी। तो वो भारत से इस ढंग से जो एंटी इंडिया फीलिंग्स है इसकी वजह से वो पोटेंशियल कई बार डेवलप नहीं करते। ये कुछ ट्रीटी हुई हैं रिवर वाटर। एक तो कोसी रिवर ट्रीटी है। कोसी को बिहार का शोक भी बोला जाता है क्योंकि उससे बहुत हर बार वो बाढ़ लेकर आती है। तो उस बाढ़ को रोकने के लिए, सूखे की स्थिति को रोकने के लिए ये ट्रीटी की गई थी, जिसमें फ्लडिंग को कंट्रोल करने के लिए बैराज जो है, बांध जो है वो भारत कंस्ट्रक्ट करेगा और उसका मैनेजमेंट जो है भारत को दे दिया गया 199 साल के लिए। हालांकि इस बात की भी आलोचना नेपाल में हुई, एंटी इंडिया फीलिंग्स यहाँ भी भरी गई कि जब एक बांध की जो उम्र बताई जाती है वो 50 साल तक ही रह सकता है, मेंटेन रह सकता है, फिर ये 199 साल के लिए ट्रीटी क्यों की गई। और ये भी कहता है कि इसमें बाढ़ का कंट्रोल होने की वजह से जब ज़्यादा पानी आएगा तो पानी नेपाल में ज़्यादा छोड़ देंगे, जिससे बाढ़ की स्थिति होगी, या उनको जब सिंचाई की आवश्यकता होगी तो पानी नहीं दिया जाता है, नहीं देंगे। तो इस बात की आशंकाएं की जाती हैं और इस पर भी संबंधों में खिंचावट आती है, तनाव आते हैं। गंडक रिवर ट्रीटी साइन की गई 1959 में, जिसमें 20,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की बात की गई। महाकाली ट्रीटी साइन की गई 1996 में। इसमें 3 डैम बनाए जाने हैं, शारदा है, टनकपुर है और पंचेश्वर है। और कोस्ट जो है वो दोनों देशों द्वारा शेयर किए जाने हैं, लेकिन कोई प्रोग्रेस ज़्यादा इसमें अभी नहीं हुई है सोशल इशू को लेकर, एनवायरमेंटल इश्यूज़ को लेकर। एक पावर ट्रेडिंग एग्रीमेंट भी साइन हुआ। मैंने कहा था कि पावर वहाँ पर बहुत पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिसिटी वैलिड। ये एक ट्रेडिंग एग्रीमेंट साइन हुआ है जो 50 साल के लिए है। इसमें नेपाल जो है वो इंडियन फर्म्स को लाइसेंस देगा सर्वे के लिए और 8,000 मेगावाट पावर जनरेशन के लिए। तो ये एक सहमति 2014 में बनी है भारत नेपाल के बीच में। ट्रेड एंड ट्रांजिट फैसिलिटी, नेपाल जो है, जैसे आपने अगर मैप में देखा है कि बिल्कुल एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। लैंड लॉक्ड कंट्री है मतलब कि उसकी समुद्र से कोई सीमा नहीं लगती और ज़्यादातर जो ट्रेड होता है, व्यापार होता है, समुद्री रास्ते से ही होता है। तो इस वजह से उसको अपना व्यापार करने के लिए निश्चित रूप से किसी पोर्ट की आवश्यकता है। तो ये पोर्ट जो है दूसरे देशों में व्यापार करने की सुविधा जो है वो भारत देता है उसको। कलकत्ता पोर्ट से, मुख्य रूप से जो कोलकाता पोर्ट है वहाँ से ये अपना व्यापार कर सकते हैं। तो ट्रांजिट फैसिलिटी भारत की तरफ से दी जाती है। हालांकि चीन ने भी ऐसा एक एग्रीमेंट साइन किया है, लेकिन ईजी और जो सूटेबल हो भारत से ही पड़ता है। आज भी ज़्यादातर व्यापार जो है ट्रांजिट होता है तीसरे देशों, भारत के माध्यम से ही होता है मैक्सिमम। 17 मार्च 1978 को उन्होंने 2 सेपरेट ट्रीटी साइन की, एक ट्रेड को लेकर, एक ट्रांजिट को लेकर। ये ट्रांजिट तो मैंने बता दिया, इस वजह से ट्रेड भी हमारा सबसे ज़्यादा ट्रेड जो है भारत, नेपाल जो सबसे ज़्यादा ट्रेड जो है भारत से ही करता है। मैक्सिमम ट्रेड जो है 95 नेपाली ट्रेड होता है, इंडिया के साथ ही होता है। और हालांकि ट्रेड में नेपाल को घाटा है, नेपाल हमें एक्सपोर्ट कम करता है और इम्पोर्ट ज़्यादा करता है। ओपन बोल रहे हैं, 22 ट्रांजिट रूट बनाए गए हैं। 150 इंडियन फर्म जो नेपाल में मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर में काम करती हैं। और इंडिया नेपाल पेट्रोलियम के लिए नेपाल 100% भारत पर निर्भर करता है। पेट्रोलियम की सप्लाई लगभग 100% भारत की तरफ से ही जाती है। टैंकर्स के माध्यम से टीटी भी साइन हुए। 2013 में हमने कोलकाता पोर्ट को ट्रेड के लिए अदर कंट्रीज़ के लिए उनको अलाउड किया है। 2020 में एक पाइपलाइन भी बनाई गई है बरूनी से लेकर अमलेखगंज तक। तो इस तरह से ट्रेड में, ट्रांजिट में हमारे बहुत गहरे संबंध हैं। हालांकि इनको बैलेंस करने के लिए चाइना ने ज़रूर इंटरफेयर करने की कोशिश की है और ज़्यादा ऑफ़र दिए हैं और नेपाल उनके उस ऑफर्स को स्वीकार करते हुए उनसे जुड़ा भी है। 1991 में जेपी कोइराला ने विजिट की और बहुत सारे एग्रीमेंट साइन किए गए। जो 3 एग्रीमेंट जो थे ट्रेड, ट्रांजिट और कोऑपरेशन, अनऑथोराइज ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए किए गए। टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया गया, वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट को लेकर भी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भी। तो कई एग्रीमेंट कोइराला के साथ किए गए। 1999 में जो है
एक नई ट्रांजिट ट्रीटी साइन की गई, जिसने 1991 के बदले में की गई, मतलब उसको रिप्लेस किया गया। और इसमें लिबरलाइज ट्रांजिट फैसिलिटी जो है कोलकाता पोर्ट को और ज़्यादा सुविधा दी गई, कोलकाता पोर्ट को यूज़ करने की, ज़्यादा सामान स्टोरेज करने की उनको फैसिलिटी दी गई। ये अभी लेटेस्ट आंकड़े हैं, नेपाल का एक्सपोर्ट जो है वो इतना होता है और नेपाल इंपोर्ट इतना करता, तो कुल मिला के 486 बिलियन रुपये जो है वो नेपाल इंपोर्ट करता है और एक्सपोर्ट 57.84 बिलियन रुपीज़ करता है। तो निश्चित रूप से इसमें व्यापार के मामले में जो है नेपाल को घाटा है, यानी कि इंपोर्ट ज़्यादा करता है। मिलिट्री रिलेशंस भी हमारे बहुत महत्वपूर्ण हैं। हालांकि बहुत सारे ऑफिसर्स और नेपाल आर्मी के हैं और प्रोफेशनल ट्रेनिंग भारत में लेकर जाते हैं। क्लोज रिलेशन रिश्ते भी हमारे ऑफिसर के वहाँ ऑफिसर्स के वैवाहिक रिश्ते या फिर पारिवारिक रिश्ते भी बहुत ज़्यादा हैं। इंडियन नेपाल के लोग इंडियन आर्मी में भी, गोरखा रेजिमेंट में भी हैं, वहाँ के लोग यहाँ से ट्रेनिंग लेते हैं। चीफ जो है आर्मी स्टाफ को, उसको ऑनरेरी जनरल की उपाधि दी जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा, इसलिए जो भी जनरल बनता है और जल्दी से जल्दी आते ही पहले भारत की विजिट करता, ताकि उनको ये ऑनरेरी जनरल की उपाधि राष्ट्रपति द्वारा दी जाए। 1995 में नेपाल की आर्मी को असिस्ट करने के लिए एक मॉडर्नाइजेशन रीऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस भी शुरू किया गया, यानी कि भारत उसकी मॉडर्नाइज बनने में, उसकी आर्मी को मॉडर्नाइज करने में, रीऑर्गेनाइज करने में भारत उसकी मदद करेगा। ज्वाइंट एक्सरसाइज भी की गई हैं, जंगल वारफेयर, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन ज्वाइंट एक्सरसाइज किए गए। और एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज सूर्या किरण नाम से, जो बाई एनुअल होती है, एक बार नेपाल में और एक बार भारत में करके ये ज्वाइंट एक्सरसाइज मिलिट्री की नेपाल के साथ बात करता है। चाइना फैक्टर मैंने पहले भी बताया है, बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है कि चाइना ने मोनार्की को, पंचायती सिस्टम को सपोर्ट किया ताकि उसके रिलेशन बने। 1990 में जब कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बनी तो उसने मोनार्की के बजाय, मोनार्की के बजाय उसने पॉलिटिक्स में, कल्चर में, एजुकेशन में, आर्मी में, हर जगह पर इंटरफेयर करना शुरू कर दिया और चाइना का समर्थन जुटाना और भारत के खिलाफ लोगों को करना, ये काम उसने शुरू कर दिया। तो इसमें बहुत हद तक कामयाब भी चीन रहा है। मैंडेरिन लैंग्वेज, वो वहाँ के तराई रीजन के लोगों के लिए उसने मैंडेरिन, यानी कि जो उसकी चीन की भाषा है, लैंग्वेज है, उसको सिखाने के बहुत सारे ट्रेनिंग स्कूल खोले हैं ताकि इंडस्ट्री वगैरह में उनको लगाया जा सके, आगे उनका यूज किया जा सके। नेपाल के अंदर रोड बनाने में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, एजुकेशन में, हेल्थ सेक्टर में इंडिया को बैलेंस करने के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाइना द्वारा किया गया। और चाइना की जो BR प्रोजेक्ट है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसमें भी नेपाल उसका भी हिस्सा है। नेपाल चाइना में भी एग्रीमेंट हुआ है, एक तो ट्रेड ट्रांजिट को लेकर जैसे बात की हुआ है, रेल लिंक एग्रीमेंट भी हुआ है। नेपाल इंडिया नहीं, नेपाल चाइना रेल लिंक का एग्रीमेंट भी हुआ है। ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज पैक्ट भी हुआ है। और रासोगाडी या साइबरू बेसी रोड लिंक भी एक बनाना है। और रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव, जो मैंने बताया था कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है, उसको भी नेपाल ने ज्वाइन कर लिया है। 2019 में जिनपिंग ने यात्रा की और प्रॉमिस किया कि नेपाल को, जो लैंड लॉक्ड कंट्री बोलते हैं, उसको हम लैंड लिंक कंट्री बनाएंगे, यानी कि दूसरे देशों की साथ रोड से इसको जोड़ेंगे, जो एक BRI प्रोजेक्ट का हिस्सा है नेपाल का। और तिब्बत बॉर्डर के सिंगाटसे से काठमांडू तक रेल लिंक बनाया गया है, जिससे चाइना जो है गंगा के मैदान तक आ सकता है, जो भारत के लिए एक खतरा भी है। हालांकि नेपाल ने जो एक्सट्रेडिशन ट्रीटी चाइना साइन करता है, और चाइना एक नेशनल डिफेंस एकेडमी भी खोलना चाहता था नेपाल में, जिसका नेपाल ने मना कर दिया, विरोध कर दिया। और ये कि प्रत्यार्पण संधि भी साइन करना चाहता है नेपाल, ताकि तिब्बत के लोग जो नेपाल में शरण लिए हुए हैं, ताकि उनको अपने देश में लाकर सज़ा दी जा सके। इसको भी जो है चाइना जो है ना, अभी नेपाल की सरकार ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया है। मधेसी इशू, मैंने पहले ही बताया था कि मधेसी जो तराई रीजन में रहते हैं और जिनका भारत के साथ लगाव है, यानी कि बिहार यूपी के लोगों के साथ मुख्य से लगाव, रोटी बेटी का रिश्ता भी है और वहीं से गए हुए बसे हुए भी है,
उनके साथ जो पहाड़ी है, जो जिनका सत्ता पर कब्जा, वो अनइक्वल ट्रीटमेंट करते हैं। तो है नया कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट किया गया 2015 में, इंटरिम गवर्नमेंट को रिप्लेस किया गया। उसमें मधेसी वुमेन जो मैंने बताया था पहले, जिनको तुरंत नागरिकता मिल जाती थी, वो में 5 साल का इंतजार उनको करना पड़ता है। और एक और भी उसने कहा कि जो सिटीजनशिप है, बर्थ या नेचुरलाइजेशन, जो मधेसी हैं उन्होंने ज़्यादातर सिटीजनशिप इससे ली गई है, बर्थ से या नेचुरलाइजेशन प्रोसेस से। लेकिन उन्होंने आर्टिकल 282 में ये प्रावधान कर दिया जो नए कॉन्स्टिट्यूशन में, जो हायर पोस्ट है, ऐसे प्रेसिडेंट की, वाइस प्रेसिडेंट की, प्राइम मिनिस्टर की, वो सिर्फ उन सिटीजन्स को मिलेगी जिनको सिटीजनशिप बाय डिसेंट मिली हुई है। तो एक किस्म से मधेसी लोगों को इससे अलग करने की कोशिश की गई है। एक और इशू रहा था जो अब आउटडेटेड हो चुका है। एक तो ये है कि नेपाल में एक जोन ऑफ पीस की मांग की गई थी कि जापान को, ये किंग महेंद्रा के टाइम पर ये आवाज़ उठाई गई थी कि नेपाल को जो है जोन ऑफ पीस, यानी कि एक शांति क्षेत्र बनाया जाए जिसके उसे हथियार वगैरह, जिसे संधि के वगैरह नेपाल खरीदता हो नहीं खरीद पाएगा, या हथियार एस्टेब्लिश या सैनिक अड्डे नहीं बन पाएंगे, कुछ ऐसी मांग थी। लेकिन भारत को ये अपने राष्ट्रीय हितों के अनुकूल नहीं लगा, तो भारत ने इसको मना कर दिया था। हालांकि ये प्रपोजल ये फिर 1919 में जब मोनार्की वहाँ पर ख़त्म हुई, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बनी, तो ये मांग छोड़ दी गई थी। अब ये आउटडेटेड इशू हो चुका है। फ्यूचर चैलेंजेस क्या क्या है नेपाल और भारत के रिश्तों में? एक तो चाइना के इन्फ्लुएंस को कम करना है, जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, खासकर कम्युनिस्ट पार्टी के सत्ता में आने के बाद। एक एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स है, उनको रोकना है, काउंटर करना है। बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, खासकर जो काला पानी और सुस्ता का जो हमने बताया था, उनको रिजॉल्व कर लेना चाहिए। और जो कमेटी बनी गई है, जो नक्शे भी दिए गए हैं उसने, उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। मधेसी इशू को इक्वल राइट्स दिलवाने के लिए एफर्ट्स करने चाहिए। और नेपाल के साथ ट्रेड को बढ़ाना चाहिए, खासकर उसके एक्सपोर्ट को बढ़ाने में मदद करनी चाहिए ताकि बैलेंस बने और नेपाली लोगों को भारत के खिलाफ भावनाएं भड़काने में मदद ना मिले। एक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो कैपेबिलिटी है, जो पोटेंशियल है नेपाल की, उसको एक्सप्लॉइट करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसको रियलाइज़ करना चाहिए ताकि भारत की भी जो एनर्जी डिमांड्स उनको पूरा किया जा सके। और रिवर वाटर डिस्प्यूट्स जो हैं उनको भी रिजॉल्व करना चाहिए। तो ये चैलेंजेस हैं मुख्य रूप से जिनको भारत नेपाल संबंधों में रिजॉल्व करना चाहिए। तो ये मुख्य इशू थे जिसकी वजह से भारत नेपाल संबंधों में कुछ मुद्दों पर तनाव भी रहा था और मुख्य रूप से सहयोग रहा है। धन्यवाद।